नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ क्वेश्चन जो अकाउंट से रहेगा। किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त होता है, लाभ हानि में बराबर हिस्सा प्राप्त होता है ना। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने सी को भावी लाभ में चौथाई हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बनाया। सभी साझेदारों का नया लाभ वितरण अनुपात होगा 3:2 न। ए और बी एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं। सी का प्रवेश लाभ के 1/5 भाग के लिए होता है तथा वह 10,000 पूंजी लाता है। बी की समायोजित पूंजी होगी तो हो जाएगी 16,000। सॉल्व करेंगे तो इसका रेशियो ए बी सी का रेशियो, तो ए का रेशियो 3, बी का 2, सी का 1/5 के लिए, तो इसको ऐसे करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। सी का निकालेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ निकाला है तो 1 - 1/5 तो 4/5 हो गया। तो ए का हो गया तो 3 × 5 × 4/5 बराबर 12/25। और इसी तरह बी का निकालेंगे 2/5 × 4/5 बराबर 8/25 हो जाएगा। सी का निकालेंगे तो 1/5, तो इसके अगर नीचे वाला सेम बराबर करेंगे तो 5 से गुना करते हैं। 50-25 तो ऊपर में भी गुना होगा, नीचे में भी 5/25 हो जाएगा। तो अब A/B/C का रेशियो करेंगे तो सबका यहाँ मान रखेंगे, निकालेंगे। उसके बाद सी का 5/25 था तो 10,000 लाया था। तो बी का तो 25/5 × 8/25 बराबर 8/25 × 10,000, तो इसको निकाला तो 2,000 हुआ। 2,000 × 8 बराबर 16,000 ने। राजा और राम साझेदार में थे जो लाभ हानि का विभाजन 3:1 के अनुपात में करते थे। अशोक को लाभ में 1/4 भाग के लिए एक फर्म में प्रवेश किया गया, तो नया अनुपात होगा। तो इसको निकालेंगे तो 1:A/B/C रेशियो निकालेंगे तो ए का दिया है 3, बी का 1 और सी का 1/4 दिया हिस्सा भाग, तो उसको -1 में से माइनस करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो ए का निकालेंगे तो सेम 9:3:4 हो जाएगा। ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए एक फर्म में साझेदार है। सी का 1/3 भाग लाभ हेतु फर्म में प्रवेश पाता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा 3:1:2। तो इसको निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ऐसा रहेगा। कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया है? परोपकार। आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले अधिक अथवा कमी को अंतरित किया जाता है पूंजी निधि में। गैर परिचालन व्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल्यह्रास, आहरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, प्रबंधकीय निर्देश का वेतन। प्राप्ति तथा भुगतान लेखा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान के द्वारा किया जाता है। अनुग्रह दिवस होता है 3 दिन। एक स्कूल के आय व्यय खाते में डेबिट किया जाएगा भूगोल हेतु खरीदे गए नक्शे। निम्नलिखित में से कौन सी एक लेखांकन प्रथा नहीं है? गोपनीयता का। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है पूंजी कहलाता है। कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है? लाभ अधिमिकीकरण करना। भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध स्थिर परिसंपत्तियों के लेखांकन से है। अस्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज है पूंजीगत व्यय होता है। कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी? क्षतिपूरक अशुद्धि। पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है संपत्ति एवं व्यय पर। साख पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? बैंक की तुलन पत्र से हटकर अन्य मध्य आते हैं। निम्न में से कौन अंतिम खातों में सम्मिलित नहीं है? रोकड़ बही। आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाया जाना चाहिए चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। भारत में चिट्ठे के लेखा परीक्षण का तात्पर्य
निम्न का लेखा परीक्षण है चीठे तथा लाभ हानि खाते की मद है। मूल्य आय अनुपात अधिक होता है जब अंश का बाजार मूल्य अधिक हो। संग्रहित हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी कटौती खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, पूंजी खाते में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। पूंजी खाता किस दशा में खोला जाता है? साझेदारी व्यवसाय के खोला जाता है। जब विद्यमान कंपनी अपने विभिन्न अंशधारियों में अंशों के विक्रय का प्रस्ताव करती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिकार निगम, राइट इशू। तलपट बनाने के लिए प्रायः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? योग एवं शेष विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसी संपत्तियां जिन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाती है तरल संपत्तियां। तरल संपत्तियां हैं नगद रोकड़, देनदार, बैंक में रोकड़। लाभ हानि खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है, पूंजी खाते में किया जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता होता है। ऐसी संपत्तियां जो चिट्ठे में प्रदर्शित होती है परंतु उनका मूल्य न के बराबर होती है कहलाती है कृत्रिम संपत्तियां। व्यापार खाते का शेष दर्शाता है कुल लाभ अथवा कुल हानि को। व्यापारिक खाता क्या है? नाममात्र का खाता होता है। ख्याति वर्गीकृत की जानी चाहिए अदृश्य संपत्ति पर। आहरण खाते की प्रकृति है व्यक्तिगत खाता। केवल व्यक्तिगत खाते तथा वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं, आर्थिक चिट्ठा में दिखाए जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय है क्योंकि यह पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली होती है। दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में की जाती है? वर्गीकृत की अवस्था में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ विक्रय किस में दर्ज किया जाता है? रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है। खुदरा या लघु रोकड़ बही का शेष होता है एक संपत्ति होता है। क्रय पुस्तक भाग है जनरल का भाग होता है। भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है एक चालू दायित्व होता है। व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है रूढ़िवादी परंपरा है। सामान्यतः आय अर्जित मानी जाती है उस समय जबकि माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है। यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे दिखाया जाएगा आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के लेखांकन में हमेशा सत्य है। लेखांकन समीकरण आधारित है द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होती है। लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को पूंजी से घटाना चाहिए। यदि अंतिम रहतिया समायोजनों में दिखाया गया है तो इसे दिखाया जाएगा आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में व्यापार खाते में। गत्यावरोध द्वारा साझेदार होता है, विशेष परिस्थितियों में साझेदार होता है। प्रविष्टि का लेखा पुस्तकों में छूट जाना कहलाता है छूट जाने वाली अशुद्धि। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। यह परिभाषा किसने दिया था? स्पाइसर एवं पेगलर के द्वारा दिया गया था। लेखा मानक 26 संबंधित है अमूर्त संपत्तियों के लेखांकन से संबंधित है। निम्न में से क्षयशील संपत्ति नहीं है अंश निर्गमन का बट्टा। त्याग के अनुपात का प्रयोग किया जाता है नए साझेदार के प्रवेश करने पर किया जाता है। अंश पूंजी का वह भाग जो किसी कंपनी के समापन पर ही याचित किया जा सकता है उसे कहते हैं आरक्षित पूंजी कहते हैं। अंकित पूंजी का आशय है अधिकृत पूंजी होता है। कंपनी अपने ऋणपत्रों का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा कर सकती है? वार्षिक आहरणों द्वारा शोधन, खुले बाजार से क्रय द्वारा शोधन, परिवर्तन द्वारा ऋणपत्रों का शोधन। अभिगोपक कमीशन का भुगतान किया जा सकता है नगद व अंश देकर। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली मद निम्न में से है आजीवन सदस्यता शुल्क होता है। बैंक में भुनाया गया बिल है संभाव दायित्व होता है। छल कपट में निम्न में से कौन सम्मिलित है? हिसाब किताब में गड़बड़ी, माल का गबन, धन का गबन। इनमें से कौन सा खाता प्रारंभिक शेष से आरंभ होता है? प्राप्ति भुगतान खाता। लाभांश समकरण संचय है एक प्रकार का विशिष्ट संचय है। तलपट शेषों की सूची है
समस्त खातों की सूची होती है। संक्षेपण प्रक्रिया से कार्य संपन्न किया जाता है लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा बनाना। व्यवसाय भविष्य में अंत काल तक चलता रहेगा जो आधारित है चालू व्यवसाय की अवधारणा पर। प्रारंभिक लेखों की वह पुस्तक जिसमें सभी व्यावसायिक व्यवहार तिथिवार लिखे जाते हैं जनरल से व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा खाता बही में किए जाने की विधि को कहते हैं खतौनी। डूबत ऋण वसूली किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? डूबत ऋण वसूली खाता में। किराया क्रय मूल्य क्या होगा यदि सुपुर्दगी के समय भुगतान 4000, नगद मूल्य 10,000 एवं कुल ब्याज 2000 है, तो टोटल ये हो जाएगा आपका 12,000। 10,000 प्लस 2,000 दोनों को जोड़ देंगे तो 12,000 हो जाएगा ना। यदि शुद्ध हानि 5,000, सामान्य व्यय 14,500, विक्रय की राशि 25,000, तो सकल लाभ क्या होगा? तो 25,000 में से 14,500 घटा देंगे तो 9,500 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चिट्ठे में किस प्रकार के खातों के शेष दर्शाए जाते हैं? व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते को। यदि प्रारंभिक स्टॉक 8800, अंतिम स्टॉक 5280, बेचे गए माल की लागत 91,520 हो तो क्रय की रकम क्या होगी? तो 91,520 प्लस 5,280 माइनस 8800 घटा देंगे तो 88,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, आय व्यय खाते में आय व्यय का लेखा किया जाता है केवल आयगत प्रकृति के। नेक्स्ट, प्रतियोगिता कोष 1500 तथा प्रतियोगिता के खर्च 1200 हैं, तो आय व्यय खाते में कौन सी रकम लिखी जाएगी? तो 1500 में से 1200 घटा देंगे तो 300। एक पत्रिका के प्रकाशन द्वारा पेशगी प्राप्त चंदा वर्गीकृत किया जाना चाहिए अनुपार्जित आय में। अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण है ख्याति साख। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन के बटन दबाना नहीं भूलें।